बट बुक का टाइटल है ब्रोकन प्रॉमिसेस, क्यों टाइटल रखा है ऐसा? तो आप देखेंगे तो 1990 में लालू ने चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ लिया और उन्होंने गांधी मैदान, जो पटना का सबसे बड़ा मैदान है, इट्स एन आइकनिक मैदान। गांधी मैदान इसलिए भी आइकनिक है कि जेपी के आंदोलन की शुरुआत हुई थी वहाँ से, जयप्रकाश नारायण की 1975 की जो आंदोलन थी, और बहुत कुछ देखा है उस मैदान में, आज़ादी की लड़ाई से लेकर हर कुछ। पटना के सेंटर में उस मैदान में उसी जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा के नीचे लालू ने ओथ लिया और कहा था, एंड आई कोट दिस इन माय बुक, कि अब कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, अब कोई बेईमानी नहीं होगा, अब हमें असल लोकतंत्र बनाना है, लोगों का लोकतंत्र बनाना है। और ऐसा लगा कि वो हीरो आ गया है जिसकी बिहार को ज़रूरत थी, और अब ये सब कुछ बदल के रख देगा। यही वो हीरो है जो हमारा, जैसे हम नायक मूवी में हम देखते हैं, ये हमारा अनिल कपूर है। अब तो कुछ कोई बड़ा भ्रष्टाचारी नहीं बचने वाला, सब कुछ ठीक हो जाने वाला है। प्लस वो खुद यादव समाज से आते थे, जो एक ओबीसी बैकवर्ड कास्ट है, तो उनको भी बहुत लगा कि जो बैकवर्ड कास्ट हैं, दलित है, उनको अपना हक मिलेगा। जो पिछड़ी जाति अभी तक सरकार में नहीं थी, उनको उनकी हिस्सेदारी नहीं मिलती, तो उनको अपना हक मिलेगा। लेकिन जो अगले 15 सालों में हुआ वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट हुआ। वो नाइटमेयर था, एंड ना सिर्फ अगड़ी जातियों के लिए बल्कि पिछड़ी जातियों के लिए भी, दलितों के लिए, पूरे स्टेट के लिए। इट वॉज नॉट अबाउट वन सेक्शन ऑफ सोसाइटी, पूरा स्टेट ही एक जनरेशन पीछे चला गया। और इसलिए मैंने बुक को टर्म किया है एज ब्रोकन प्रॉमिसेस। कि उस टाइम पे जो प्रॉमिस किया गया था, जो लग रहा था, कुछ भी इसमें से सही नहीं हुआ। नहीं, और बीच में भी आप देखेंगे तो जो भी नैरेटिव्स थे लालू जी के, सामाजिक न्याय का, सामाजिक क्रांति का, सम्मान दिलाने का, वो उसमें से कुछ भी सच्चा नहीं हुआ। वो सब धरी की धरी रह गई, वो सिर्फ बातें थी, वो सिर्फ और धीरे धीरे जब तक सबको समझ में आया कि लालू जो बोलते हैं और जो करते हैं उसमें कोई कनेक्शन नहीं होता, वो दिल से नहीं आ रहा, इट इज जस्ट अनदर प्ले, राइट? पीपल स्टार्टेड टेकिंग हिम मच लेस सीरियसली लेटर। तब तक बिहार हैड पेड द प्राइस। तो फिर इतनी टर्म्स वो जीते कैसे? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, एंड दैट्स व्हाई व्हाट आई से इज द, ये किताब उसी के बारे में है कि आपको वो ये समझ में, अपने फ्यूचर जनरेशन्स को, हमने तो देखा है शायद उस जनरेशन को तो पता है, फ्यूचर जनरेशन को समझ में आए कि एक गलत वोट या गलत आदमी को चुनने से कितना बुरा हो सकता है। ये किताब उसी के बारे में। बताओ। तो इलेक्शंस जीतने के लिए आपको वोट बैंक चाहिए। लालू जी जब नए नए चुनकर आए, और मैंने किताब में लिखी है, तो शुरू में उनके बहुत अच्छे कुछ इनिशिएटिव्स थे। तो चूंकि वो एक बहुत ही मॉडेस्ट बैकग्राउंड से आते थे, तो जहाँ पे वो रहते थे, वेटरनरी कॉलेज के सिंपल से क्वार्टर्स में, वहीं से वो चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस आने जाने लगे। लोगों को बहुत पसंद आया। वो सड़क पर खड़े हो जाते और ट्रैफिक को ये करने लगते हैं। कहीं भी जा रहे हैं और रास्ते में रुक गए और पेड़ के नीचे अपनी सभा लगा दी और पंचायत लगा दी, वहीं पे लोगों की समस्याएं सुनने लगे। वो पटना के किसी दलित वाले बस्ती में चले गए, पानी का टैंक लेके बच्चों को नहलाने लगे। तो बहुत अच्छे शुरू में इनिशिएटिव्स थे और सबको लगे कि ये वो बंदा है, जैसे मैंने कहा ना, नायक के एकदम एक एक सीन आपको उसमें दिख जाएगा। दिस इज राइज ऑफ अ स्टार। राइज ऑफ अ स्टार, एग्जैक्टली, दैट्स द चैप्टर। बट व्हाट लालू रियलाइज आई थिंक इज कि जो विकास का रास्ता होता है वो बहुत लंबा रास्ता होता है और कठिन रास्ता होता है। आप कोई भी एक विकास का काम करते हैं, इट टेक्स ईयर्स टू मटीरियलाइज। अब ठीक है, बहुत पेस अब बढ़ गया, लेकिन पहले अगर आप एक रोड भी बनाने निकलते लंबी, तो 3-4-5 साल कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी एक रोड के बनने में। आप एक बड़ा हॉस्पिटल बनाते, बड़ा स्कूल बनाते, बहुत साल लगते हैं इसमें। आप एक कोई बड़ा इंडस्ट्री लगाने की कोशिश करते हैं, आपको एक एक डेकेड निकल जाते हैं। तो उसके रिवॉर्ड्स जल्दी आपको नहीं मिलते हैं, बहुत टाइम लगता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप अपना एक वोट बैंक बना लेते हैं किसी प्रकार से, जो आपके साथ किसी भी हाल में रहे, तो आपकी कुर्सी फिर इंटैक्ट है, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो लालू जी को लगा कि ज्यादा अच्छा रास्ता या आसान रास्ता ये है, वोट बैंक बनाना। और इसीलिए आप देखेंगे उसमें एक जगह मैंने लिखा है कि नीतीश कुमार का बहुत इंपॉर्टेंट हाथ था लालू जी को चीफ मिनिस्टर बनाने में। Okay. और जब 1-2 साल के अंदर उन्हें लगने लगा कि यार ये व्यक्ति वैसे काम नहीं कर रहा है जैसे हम लोगों ने सपना देखा था, एक सोशलिस्ट के तौर पर जो हम लोग डिस्कस करते थे, तो उन्होंने लालू से कहा कि विकास की बातें करें, डेवलपमेंट की, ये हमने नहीं सोचा था, और इस तरह का काम करना चाहिए। तो लालू का एक कोट है कि क्या डेवलपमेंट रटते रहते हो, डेवलपमेंट से कोई सत्ता मिलती है क्या? सत्ता मिलती है वोट बैंक से।
राइट, एंड ही इंटरनलाइज्ड इट। उन्हें समझ में आ गया कि सत्ता वोट बैंक से मिलती है, और उनके बाद के उनके जितने भी रेटरिकल स्पीचेस आप देखोगे वो सब के सब उसी को केटर करती थी। तो उन्होंने अपना एक वोट बैंक इंटैक्ट बनाया। अब जिस कास्ट से वो खुद आते थे, यादव्स, जो करीब करीब 14% हैं बिहार में। मुस्लिम्स को उन्होंने अपने साथ लिया, जो करीब 16-17% है बिहार में, मिलकर 30-31% हो गए। और थोड़ी बहुत फिर अलग जातियों से थोड़े थोड़े भी सेक्शंस आ गए, तो एक अजय उनका कॉम्बिनेशन बन गया। उनको पता था कि ये मेरे हाथ से कभी नहीं जाने वाले, तो मुझे कोई हटा नहीं सकता, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। उनको बस करना ये होता था कि बार बार थोड़ी थोड़े दिनों पर अगली जातियों को गालियां देना है। तो क्या होता था कि बैकवर्ड्स कंसोलिडेट हो जाते थे। तो जो अपर कास्ट है उसको गाली दो, उसको गाली दो, वो रिटेलिएट करेंगे, तो फिर सारे कंसोलिडेट हो जाएंगे, हमारे नेता को गाली क्यों पड़ रही है। He ruled like that for 15 years. सोशल इंजीनियरिंग। Social engineering. Why do you think बिहार पे ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया जाता है? इतनी ज़्यादा स्पॉटलाइट नहीं है, इतनी बातें नहीं होती, इतने ज़्यादा नेशनल लेवल पे कोई मुद्दा नहीं बना जाता कि वहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, जबकि वो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है इन द कंट्री। कि वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे बेनिफिट्स भी बहुत होंगे, उसके बाद भी उसके बारे में कोई बात नहीं होती। वहाँ पे क्या क्राइम हो रहा है उसके बारे में नेशनल लेवल पे बात नहीं होती, वहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रहा है उस पर नेशनल लेवल पे बात नहीं होती। बात अब होती है मेरे ख्याल से। एंड सी व्हाट हैपेंस इज, जो 1990 से 2005 था, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो हम लोग पहले बात कर रहे थे कि मीडिया और जो इंटेलिजेंशिया है वो क्या नैरेटिव सेट कर रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से एक जो सबसे बड़ा डिससर्विस मीडिया और इंटेलिजेंसिया ने किया है वो 1990 से 2005 के पीरियड को सोशल रिवॉल्यूशन बता के किया है कि वो तो क्रांति का पीरियड था, सामाजिक क्रांति आ रही थी उस समय। ये कौन सी सामाजिक क्रांति है जिसमें कोई भी बेहतर नहीं हो रहा है? वो सामाजिक क्रांति कैसे हो सकती है? तो वो जो कारण है मेरे ख्याल से, उसके कारण जो शायद पेन है जो निकल के आना चाहिए था, और जिन चीज़ों पे ज़्यादा बात होनी चाहिए थी बात नहीं, उस पे बात नहीं हुई। बस ऐसे देखा जाने लगा कि अच्छा सामाजिक क्रांति का पीरियड था तो थोड़ा बहुत तो नुकसान होना ही होना है, तो ये थोड़ा सा उसका कोलैटरल डैमेज है, तो कोलैटरल डैमेज के तौर पे उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। और लालू जी को मसीहा बता दिया गया सोशल रिवॉल्यूशन का, कि लालू जी तो पिछड़ों के जननायक हैं और इतने बड़े नेता हैं, which is absolutely rubbish. That man has devastated, ruined entire generation of Bihar. ओके, टेल मी, उनके पीरियड को आप जंगल राज क्यों बोलते थे? व्हाट डू यू मीन बाय जंगल राज? सो ये एक ऐसा टर्म है जो मैंने नहीं दिया है। ओके, हाँ, मतलब ये बहुत सुनने में, मूवीज में भी बहुत सुनने को आता है, हर जगह मीडिया में भी सुनना। जंगल राज का मतलब क्या होता है? जंगल राज का मतलब ये है कि वो जंगल है, मतलब there's no law and order, there are no rules, कोई देखने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, मतलब वहाँ कोई कुछ भी कर सकता है, इसलिए उसे जंगल राज बोलते हैं। राबड़ी देवी के भाई है ना, सबसे इंपॉर्टेंट तो आजकल आप देखते होंगे कि रोहिणी आचार्य जो लालू की बेटी है, जिनको सारन से उन्होंने टिकट दिया है, जिन्होंने उनको किडनी दिया था सिंगापुर में जो रहती है बेटी, आप याद कीजिए। सो रोहिणी आचार्य इज कॉल्ड अ डॉक्टर, शी इज अ डॉक्टर, बट हाउ डिड शी बिकम अ डॉक्टर? उनकी बड़ी जो बेटी है मीसा भारती, वो भी डॉक्टर है। दोनों डॉक्टर कैसे बनी? तो मीसा भारती ने कभी मेडिकल एंट्रेंस का एग्जामिनेशन का वो क्रैक नहीं किया, तो उनको जमशेदपुर में टाटा मेडिकल कॉलेज है, वहाँ टाटा स्टील के एम्प्लॉयज़ का कोटा होता है, उससे उनको वहाँ पे एडमिशन दिला दिया गया, जबकि लालू राबड़ी कोई टाटा स्टील के एम्प्लॉयज़ नहीं थे, लेकिन स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे, तो वहाँ पहले एडमिशन दिलाया। फिर बोला गया कि वहाँ सिक्योरिटी कंसर्न्स है, तो उनको शिफ्ट करना पड़ेगा पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में, तो उनको पटना मेडिकल कॉलेज में फिर शिफ्ट कर दिया गया। शी टॉप्ड द MBBS एग्जाम विद अ डिस्टिंक्शन इन गायनोकोलॉजी व्हेन हर मदर वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, एंड शी नेवर प्रैक्टिस्ड मेडिसिन फॉर अ डे इन हर लाइफ। ये पहली बेटी हुई, तो पहली हुई तो दूसरी को भी फिर मन हो गया होगा कि उन्हें भी डॉक्टर बनना है, तो उन्हें भी सेम रूट से पहले टाटा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा दिया गया, टिस्को कोटा पे। रोहिणी आचार्य की शादी थी 2002 में। 2002 में पटना में जब उनकी शादी थी तो पूरे पटना में ऐसा हुड़दंग मचा, आप किसी से भी पूछ लेंगे बिहार में सबको पता होगा। एक पंडाल बनाया गया जिसका शेप था ताजमहल पैलेस होटल की तरह, उसका रेप्लिका बनाया गया पंडाल। वो तंत्र तो ठीक है, आप कुछ भी बना लीजिए। उसके बाद
जो राबड़ी देवी के 2 भाई हैं, साधु और सुभाष यादव, आपने अक्सर नाम सुने होंगे उनके, वो पटना के कार शोरूम्स में गए और उनसे गाड़ियाँ मांगी। तो बेचारे ने 5 गाड़ियाँ दे दी अपनी कि साहब रख लीजिए। उन्होंने कहा इतने से नहीं होगा। फिर 10 AC गाड़ियाँ और उठा ली। वो गाड़ी ले गए बारातियों को लाने ले जाने के लिए। फिर चले गए फर्नीचर शोरूम, बोला पंडाल बन गया तो इसमें सोफ़ा भी लगाने होंगे। वहाँ से 100 सोफ़ा सेट उठा लिए और लाके पंडाल में लगा दिया। जो गाड़ियाँ लेके गए गाड़ी के शोरूम से, उसका पेट्रोल भी क्रेडिट पर लिया। फिर चले गए ये ज्वेलर्स के पास, वहाँ से ज्वेलरी उठा ली। सिर्फ फूल वाले बच गए। क्यों? क्योंकि फूल आ रहा था सिंगापुर से, बैंकॉक से, तो फूल वाले बच गए। जो दूल्हे का जो गांव था, वहां पे रातों रात सड़क पहुंच गई, रातों रात वहां बिजली के कनेक्शन हो गई, रातों रात वहां टेलीफोन की लाइन पहुंच गई। बिजली कनेक्शन में देयर इज एस्टिमेट व्हिच सेज सिर्फ 25 लाख रुपए का ट्रांसमिशन लॉस हुआ बिजली पहुंचाने में उस गांव में। 300 कमांडोज STF के लगे हुए थे सिर्फ बारातियों के आवाभगत और सुरक्षा में। और 10,000 कार्ड छपे थे गेस्ट बुलाने के लिए। और कार्ड्स को बांटा किसने? जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे और DM SPO सब कार्ड्स बांट रहे थे लालू की बेटी की शादी की। तो ये लालू की बेटी की शादी का है पटना में, राइट? आई कैन गिव यू मोर इंस्टेंसेस इफ यू वांट। और ये सब पब्लिक रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंटेड, ये रियल है कि you're telling me based on That's what I'm saying. your opinions or what you have observed maybe? That's what I'm saying. इंस्टेंसेस ऐसे हैं जो विश्वास नहीं कर पाएंगे आप, लेकिन इतने सच हैं जिसमें कोई रिफ्यूट नहीं कर सकता है। लालू रिफ्यूट नहीं कर सकते, बाकी लोग तो छोड़ दे। Give me more incident, like give me one more incidence. I want to know more what I'll exactly give you a very serious one. So this is again very famous. There was a guy called Gautam, London-based doctor का बेटा, aspiring politician, came back to Bihar. उसने RJD का यूथ विंग ज्वाइन किया। साधु यादव उसका सो कॉल्ड दोस्त, मेंटर, जो भी यूथ विंग में। There was a girl called शिल्पी जैन, एक पटना के बहुत बड़े क्लोथ मर्चेंट की बेटी, उज्जवल जैन की बेटी, मिस पटना टाइटल विनर। बोथ वर इन अ रिलेशनशिप एलिजेडली, राइट? एक दिन एक गराज में, लॉक्ड गराज में, कार में दोनों की डेड सेमी न्यूड बॉडीज मिली। और जो गराज था, वो जिस घर के बगल में था, वो घर था 12 फ्रेजर रोड पटना। वो घर था साधु यादव का, राबड़ी देवी का भाई। तो ये जैसी खबर फैली, पुलिस आई, ताती उसके पहले साधु यादव के सारे सपोर्टर्स आ गए। वो बहुत हल्ला हंगामा हुआ। उस कार को, जिसको शायद टो करके ले जाना चाहिए था एविडेंस बचाने के लिए, फटाफट बॉडीज को हटाया गया। उस कार को ड्राइव करके कांस्टेबल ले गया, फिंगरप्रिंट सारे हट गए। आपाधापी में बोल दिया गया सुसाइड है। जो गौतम की बॉडी थी उसको तुरंत बिना उसकी फैमिली के परमिशन के क्रिमेट कर दिया गया। पहले सुसाइड बोला, फिर बोला नहीं पॉइजनिंग है, राइट? बहुत जब हल्ला हंगामा मचा इस पे, तो केस को CBI को ट्रांसफर किया गया। CBI ने जब ऑटोप्सी रिपोर्ट आई शिल्पी जैन की, मल्टीपल पीपल हैड रेप्ड हर बिफोर हर डेथ। CBI ने साधु यादव से DNA सैंपल मांगा। साधु यादव रिफ्यूज्ड। He refused to give the DNA sample to CBI. Can they refuse? Can somebody refuse? He refused. But can you refuse? You can't, Yes. right? Yes. No, so you can't. So what next then? जो पुलिस का entire पुलिस is under the state government. क्या कर लोगे उसका? Refused. Case got closed as a suicide. शिल्पी जैन का जो ब्रदर था प्रशांत जैन kept pursuing it. कुछ सालों के बाद प्रशांत जैन को एक दिन abduct कर लिया जाता है, किडनैप। बहुत हल्ला हंगामा हो, तो 12 दिन के बाद उसे छोड़ा गया। बहुत ऑब्वियस था किसने किडनैप किया था। He was pursuing the case because 12 दिन के बाद छोड़ दिया गया। फिर he stopped pursuing the case and the case got closed. This again is again you can just make a normal Google search and there are stories. एक बहुत detailed story है that I've not quoted in the book because it was not there was not primary sources to it. It says how and what happened actually on that day. Go ahead, tell me.
कहा जाता है कि शिल्पी जैन कॉलेज जा रही थी और एक कार से साधु यादव के कुछ जो भी दोस्त, उसके चेले जो भी थे, वो उसी रास्ते से जा रहे थे। उसने शिल्पी जैन को देखा और कहा कि चलो तुम्हें हम कॉलेज ड्रॉप कर देते हैं। उसे कार में बिठाया और उसे कार में बिठा के पटना के एक बहुत बाहर में कोई एक गोडाउन या गराज टाइप जो था वहाँ ले गए उसे। गौतम को पता चला कहीं से कि कार में बिठा के ये लोग उसको ले गए हैं, तो गौतम को लोकेशन पता था। गौतम उसके पीछे पीछे वहाँ तक गया। जब वह वहाँ तक पहुँचा तो देखा कि शिल्पी के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो इसने विरोध किया। तो फिर दोनों को बांधा गया। शिल्पी वॉज रेप्ड, बोथ वर मर्डर्ड देयर, देन देयर बॉडीज वॉज केप्ट इन द कार, ब्रॉट टू द गराज एंड केप्ट देयर। Have you seen a series called Maharani? I've seen some bits of Have you it. seen it? There are incidents of what you're saying in the series as well. क्योंकि वो बिहार की पॉलिटिक्स के ऊपर है, and this exact scene happens in that series as well. Okay. Something similar कि उधर जो स्टेट की पैजेंट विनर रहती है उसके साथ होता है, उसके बॉयफ्रेंड के एग्जैक्ट सेम। तो इंस्पायर्ड बाय दिस एंड सेम एक गैराज में ही होता है, वन ऑफ द वेरी पावरफुल MLAs who does something similar. एंड दिस ही इज नॉट जस्ट अ पावरफुल MLA, अंडरस्टैंड दिस। वो चीफ मिनिस्टर का भाई था, ही इज नॉट जस्ट अनदर MLA. There's a difference. Almost as good as chief minister. He was, because उस समय क्या हुआ था, लालू जेल में थे, राबड़ी देवी was, she is unlettered, she does not know to read and write, तो गवर्नमेंट वर्चुअली यही लोग दोनों चला रहे थे, साधु एंड सुभाष यादव. सो यस, लेट्स टॉक अबाउट दिस इंडिविजुअल जो आपने बोला कि पूरे बिहार एक स्टेट से रन नहीं था, अलग अलग बाहुबली रन करते थे. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? हर पूरे स्टेट में कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था? क्या बाहुबली का स्टेटस था? क्या करते थे? व्हाट वाज द होल सिनेरियो? एंड हर जो सीरीज़ होती है, मूवीज़ होती है, जिसके बेसिस पे जो हमें पता चलता है देखने, उन सब में यही दिखाते हैं कि बिहार इज़ यूजुअली अंडर कंट्रोल ऑफ सो कॉल्ड बाहुबली, या जो बहुत पावरफुल वहाँ के पॉलिटिशियंस होते हैं वो ही कंट्रोल करते हैं और कोई नहीं होता. वहाँ पे दिखाया जाता है कि कैसे एक DGP लेवल तक के पुलिस ऑफिसर को ऐसे चेंज कर दिया जाता है क्योंकि जस्ट बिकॉज वो किसी एक बाहुबली के सपोर्ट में नहीं थे. SP वगैरह को कैसे ट्रीट करा जाता है एक पॉलिटिशियन, सब जो सीरीज़ में दिखाते हैं. एंड बेस्ड ऑन व्हाट यू आर सेइंग एंड व्हाट यू हैव रिटन इन द बुक इज ये सब रियलिटी थी. I'll give examples. So explain me the whole thing. Yeah. So see, what happens is, I'll give you some historical context to it. 60 और 70 के दशक में क्या हुआ कि बूथ कैप्चरिंग चालू हुई इलेक्शंस में. बूथ कैप्चरिंग हम सब जानते हैं. तो बूथ कैप्चरिंग में क्या होता था कि अब जो नेता खुद जाके तो बूथ कैप्चर करेगा नहीं, तो बहुत सारे से स्ट्रॉन्गमैन जो होते थे अलग अलग जगहों के, गाँव के, वो ढूंढते थे और उनको जिम्मेदारी दे देते थे कि ये 10 गाँव के बूथ तुम्हें लूटने हैं मेरे लिए, 10 गाँव के बूथ तुम्हें लूटने हैं. तो ये बाहुबली बन के आने लगी जो बूथ कैप्चर करने वाले थे. 60 और 70 के दशक में इस तरह से बहुत सारे नेता अपने अपने यहाँ जीतते थे. इन्हें रियलाइज होने लगा, इन बाहुबलियों को जो बूथ लूटते थे, कि यार जब हम ही बूथ लूट कर इनको जिता रहे हैं तो इलेक्शन हम ही क्यों ना लड़ लें, राइट? तो आप देखेंगे 80 के दशक में क्या हुआ, बहुत सारे इनमें से जो हेंचमैन हुआ करते थे अर्लियर, वो खुद इलेक्शन में आ गए और कई बार तो अपने ही जो उनके सो कॉल्ड मालिक या नेता थे उसी के अगेंस्ट, और जीते भी. और आज बहुत सारे ऐसे बड़े नेता हैं, बड़े नाम हैं, जो एक्चुअली वो बूथ लूटने वाले काम के साथ शुरू हुए थे, आज भी हैं. जैसे लेट्स नॉट टेक नेम्स. ओके, बहुत सारे ऐसे. तो 1990 में इसका पीक आया. 1990 में जो स्टेट इलेक्शंस हुए उसमें 30 इंडिपेंडेंट MLA जीत के आए, 30 इंडिपेंडेंट, और ये सभी अपने अपने क्षेत्र के बाहुबली थे, राइट? अब इनके सहयोग से सरकार बनी, लालू यादव की सरकार बनी. इनमें बड़े बड़े नाम थे जो आप आज सुनते हैं, शहाबुद्दीन, पप्पू यादव, और भी कुछ, तस्लीमुद्दीन, और भी कुछ नाम थे, सुरेंद्र यादव, वो लोग तो पार्टी से थे वैसे. अब क्या होता था कि ये अपने क्षेत्र में इतने मजबूत होते थे, उनको किसी पार्टी के सिंबल की जरूरत नहीं थी जीतने के लिए, वो इंडिपेंडेंट भी जीत रहे. तो पार्टी क्या बोलती थी, तुम्हें यार अपने यहाँ जो करना है कर लो, बस तुम मेरी पार्टी को सपोर्ट करो या मेरी गवर्नमेंट को सपोर्ट करो. बाद में उन सबको पार्टी में भी मिला लिया गया. तो उनको अपने एरिया में रूल करने के लिए एक तरह से छोड़ दिया जाता था, बिकॉज उनका भी एक ऑरा पावर मेंटेन रहे कि मेरे क्षेत्र में मेरी चलेगी, राइट? कि मेरे ऊपर कोई भी ओवर रूल नहीं है, और मैं अपने क्षेत्र में आई डोंट वांट इंटरफेरेंस. तो आई गिव एन एग्जांपल ऑफ शहाबुद्दीन का.
आपने जितने भी क्रिमिनल पॉलिटिशियंस का आज तक नाम सुना होगा देश में, अपने यूपी के बहुत बड़े बड़े सुने होंगे, मुख्तार अंसारी और ये और आज तक का सबसे लेकिन ऐसे ड्रेडेड और बड़ा क्रिमिनल पॉलिटिशियन कोई हुआ है तो शहाबुद्दीन। क्यों ऐसा बोल रहे हो? क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? शहाबुद्दीन के क्राइम्स कुछ कुछ हैं। एक बहुत फेमस क्राइम था, मर्डर ऑफ अ स्टूडेंट यूनियन लीडर चंद्रशेखर, चंदू बहुत फेमस थे। चंद्रशेखर जेएनयू में थे, जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट थे, लेफ्ट आइडियोलॉजी से बिलोंग करते थे। तो ही वेंट बैक टू सिवान, वहाँ पे ग्राउंड पे काम करना शुरू किया, ग्राउंड से ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करनी शुरू की और करप्शन के खिलाफ बोले, हर चीज़ के खिलाफ बोले। ही स्टार्टेड बीइंग सीन एज अ कंटेंडर सिवान के लिए। एक दिन वो सिवान का एक बहुत फेमस चौराहा है, वहाँ पे एक नुक्कड़ सभा कर रहे थे और उनकी हत्या कर दी जाती है भरी सभा में। भरी सभा में सबको पता है किसने हत्या करवाई है। फिर एक बहुत बड़ी रैली निकलती है जो चंदू के गांव से लेकर सिवान के उस चौक तक। आई के गुजराल चंदू की माँ को 1 लाख रुपए कॉम्पनसेशन ऑफर करते हैं। चंदू की माँ उसे रिफ्यूज़ कर देती है, कहती है कि सबको पता है कि हत्यारा कौन है, अगर आपको मुझे कोई सहायता ही करनी है तो उसे पकड़ के कीजिए, इन पैसों से मत कीजिए। दिल्ली में बिहार भवन के सामने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट मार्च निकलता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जेएनयू के खास करके जाते हैं। उस भीड़ पर साधु यादव गोली चलवाते हैं उस प्रोटेस्ट मार्च पर। तो चंद्रशेखर की हत्या एक बहुत फेमस इंसिडेंट हुआ। इसी प्रकार से एक तो सिवान में क्या होता था अक्सर कि शहाबुद्दीन के डर से कोई किसी पार्टी का झंडा नहीं लगा सकता था। बहुत सारे दुकान शहाबुद्दीन की तस्वीरें लगाते थे अपने दुकान में, दुकानदार, अलीजेंस दिखाने के लिए कि हम आपके साथ हैं। शहाबुद्दीन खाप पंचायत लगाते थे। शहाबुद्दीन के यहाँ PIL दाखिल होते थे, वो डिसाइड करते थे मैटर्स पे। डॉक्टर की फीस कितनी होनी चाहिए, सिनेमा हॉल का टिकट का रेट कितना होना चाहिए। पर सिवान में कुछ भी होगा शहाबुद्दीन की मर्जी से होगा। और इसमें हल्का सा भी मैं एग्जैजरेट शायद नहीं कर पा रहा हूँ उतना जितना एक्चुअली वो था।